नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है एजुकेशन फॉर यू पे। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज फिर से हम लोग जो सीटीईटी की परीक्षाओं में जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं एसएसटी के, वो कुछ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं। इससे एक आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल की तैयारी आपको करनी होगी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है रिसेंट के हैं, अभी कुछ ही पिछली परीक्षाओं में जो ऑफलाइन परीक्षाएं हैं वहां पर ये प्रश्न आए थे। तो डेफिनेटली पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कहता है कि इंडस जो है, इंडस शब्द में संस्कृत में कहा जाता है, इंडस शब्द में संस्कृत में क्या कहा जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग हिंदोस समझ सकते हैं, इंडोस समझ सकते हैं, सिंधु समझ सकते हैं या भारत समझ सकते हैं। देखिए, इंडस शब्द जो है ये संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ऐसे क्या कहा जाता है, इसे सिंधु कहा गया है। संस्कृत में क्या कहा गया है मित्रों, सिंधु कहा गया है। इंडस शब्द जो है संस्कृत में सिंधु शब्द से लिया गया है, ये भी आपको बताना चाहूंगा। सिंधु एक नदी का नाम है। किसका नाम है भैया? सिंधु जो है एक नदी का नाम है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। अब देखिए, सिंधु नदी जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से होकर बहती है। कहां से बहती है? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग से होकर बहती है। सिंधु का अर्थ एक मायने में देखेंगे तो समुद्र भी होता है। पर सिंधु नदी जो है ये ऐतिहासिक रूप से एशिया की एक बहुत प्रसिद्ध नदी रही है, जो तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? मेरे साथ बोलिए, तिब्बत के पठार से निकलती है, फिर लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में जाकर 13,180, सुनिएगा, 13,180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये जाकर अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है दोस्तों? अरब सागर में मिल जाती है। यह है भैया सिंधु के बारे में थोड़ा सा बखान जो आपने सुना, और इसी तरीके की तैयारी आपकी भी होनी चाहिए ताकि आप जब यहाँ पर देखें एग्जामिनेशन में तो भैया उसकी जड़ें खोल पाए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगन स्थिल है? अब देखिए, महापाषाण युग की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे महापाषाण। पहले जब हमसे क्वेश्चन पूछा है, पहले आप उत्तर देख लीजिए। महापाषाण काल के लोग जो थे ना, वो पशुपालन, कृषि की कार्य जैसी क्रियाएं करते थे। महापाषाण काल में अगर आप देखेंगे, उस समय जो शिशु थे, छोटे जो शिशु हुआ करते थे ना, या वयस्कों को सबके गाड़ने की भी विधि मिलती है। क्या करते थे महापाषाण में? शिशु और जो वयस्क, अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो उसको गाड़ दिया जाता था, जलाया नहीं जाता था, है ना। अगर हम बात करेंगे ब्रह्मगिरी, इसके लिए एक सही आंसर है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मगिरी इसके लिए क्या है, एक सही जवाब है। हालांकि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको क्या दो में से दो बन गए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के संबंध में सही है? देखिए, यहाँ पे इतना है कि रजिया सुल्तान जो है, इसके विषय में ये जो मिन्हाज है ए सिराज है, इन्होंने क्या कहा था, इसके विषय में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, आते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि उसने स्वीकार किया था कि रजिया सभी भाइयों में अधिक योग्य थी। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या यहाँ पे जिनका नाम मेंशन है, उन्होंने क्या ये स्वीकार किया था रजिया इनके भाइयों से अधिक सक्षम है? वह रानी और शासक बनने की मान्यता नहीं दे पा रहा है। तो देखिए, आप मुझे बताएंगे क्या इसमें एक सही विकल्प हो सकता है। रजिया सुल्तान के विषय में क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान के विषय में मिन्हाज ए सिराज के संबंध में क्या सही है, वो क्या सोचते थे। देखिए, इसमें मैं पर्दा हटाना चाहूंगा। तो देखिए, मिन्हाज ए सिराज जो है 13वीं सदी के एक फारसी इतिहासकार रहे हैं। क्या रहे हैं ये? एक फारसी इतिहासकार रहे हैं। और अगर आप को मैं बताना चाहूँ, इन्होंने कहा था कि रजिया जो सुल्तान है ये इनके भाइयों से अधिक सक्षम योग्य राजा बनने के लिए है वहाँ पे। पर ये कहते थे कि शास्त्रों में या जो ग्रंथ है उसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि महिलाएं जो होती है पुरुष के अधीन होती है, इसीलिए एक महिला शासक नहीं बन सकती है। ऐसा भी ये इनका कहना था। किनका कहना था? मिन्हाज इस सिराज का। तो भैया, ये दोनों ही कथन कैसे हो जा रहे हैं? सही हो जा रहे हैं। और दोनों ही कथन कैसे हैं? सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया व्याख्या के तौर पर, भैया ये जो भी है मिन्हाज सिराज इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। महिलाओं के पास एक अद्भुत क्षमताएं होती है शासन करने की भी, इससे मैं पूर्णतः सहमत रखता हूं। पर ये इतिहास की बातें हैं तो इतिहास के तौर पे ही हमें पढ़नी होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, वास्तुकला के बारे में बात करेंगे, तो इतिहास में कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जोर देना चाहिए। अब देखिए, दिल्ली की जो वास्तुकला है इसके विषय में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस पर जोर देंगे, ये प्रश्न उठ रहा है। ये कह रहे हैं सामाजिक दावे और प्रभुत्ता पर, पुरानी वास्तुकला की तुलना की शैलीगत उत्कृष्टता पर। हालांकि
आप ये बताइए आप किस पे जोर देते हैं? तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे दिल्ली के ऊपर बात कर रहे हैं केवल आप, तो यहाँ पे कथन ए प्रासंगिक लग रहा है, दूसरा नहीं लग रहा है। क्योंकि भैया आपको तुलना क्यों करना है, आप ये बताइए। पुरानी वास्तुकला की तुलना की शैलीगत उत्कृष्टता के ऊपर बात कर रहे हैं, किस शैली का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे इसका विषय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जवाब एकदम सही निकल कर आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और अगले क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन करेंगे। इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करूं, उससे पहले बताना चाहूँगा कि हमारा ऐप एजुकेशन फॉर यू आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। 49 रुपीज़ का मॉक टेस्ट है, 29 रुपीज़ का मॉक टेस्ट है, जो सीटीईटी के लिए आपको बेहतर बनाता है। तो उसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें फ्री मॉक टेस्ट भी, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर एक मॉक टेस्ट लगा के स्कोर देखिएगा कि परीक्षाओं में जब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें से हम क्या स्कोर कर पा रहे हैं, 80 कर पा रहे हैं या 110 कर पा रहे हैं या 120 कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाकर आइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अभी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कथन ए और बी को पढ़ना है और सही कथन का आपको चुनाव करना है। अब देखिए कथन क्या कह रहे हैं, इस यही बताएगा कि कथन क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस अर्थात क्या होता है, मांस आदि वाला। ये कह रहे हैं बृहधर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसने ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी हुई है। देखिए ये तो एक गलत तथ्य है, पर जो इतिहास में हुआ है हम उसको ही पढ़ेंगे। पर देखिए क्या है, मांस तो मांस होता है, चाहे आप कह दो कि अली मछली खा लो या अली मत खाओ, तो देट इज नॉट अ पॉसिबल, ये तो गलत चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ ये बात सच है कि ब्राह्मणों को इस तरह का भोजन करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि आज भी नहीं है कि ब्राह्मण जो है मांस मदिरा आदि का सेवन करें, ऐसा निषेध है शास्त्रों में भी। और भगवत गीता के अनुसार भी देखेंगे, हिंदू धर्म के अनुसार भी ब्राह्मण क्या है, यहाँ पे शराब मांस मदिरा सभी को निषेध है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जिस ब्राह्मण को खाने की अनुमति नहीं दी गई थी, पर ये जो वैध धर्म है ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि भैया संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मणों को बंगाल में खास प्रकार की मछली खाने की अनुमति दी गई है। हालांकि देखिए ये चीज़ें वैध धर्म पुराण के अनुसार धार्मिक ग्रंथ है, इसके अनुसार होगा, पर मेरे हिसाब से ये चीज़ें तथ्य उतने सही नहीं है। तो ये चीज़ें इतिहास के अनुसार सही है, पर मैं आपको बता दूं जो भी ग्रंथ है ये इसके अनुसार सही है। तो भाई यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, आपको बता दूं। तो ये ग्रंथ के अनुसार थी, हिंदू धर्म के अनुसार नहीं थी, ध्यान रखिएगा। पर ये ग्रंथ आप अल्टीमेटली कहेंगे तो कहोगे कि हिंदू धर्म का है, यही कहोगे ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ जाते हैं। आइए अब देखिए 6वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत में पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए थे। 1857 का विद्रोह हो गया। अभी कह रहे हैं अंग्रेजों ने पुनः नियंत्रण पाने के लिए, अंग्रेजों की नींव हिल गई थी 1857 के विद्रोह में, पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने क्या किया था, प्रश्न ही उठ रहा है। आइए देखते हैं क्या किया था। ये कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य में हस्तांतरित कर दिए थे। भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए अनुपात बढ़ा दिया, उनके अनुपात बढ़ा दिया था। नहीं, ये वाला कथन तो मुझे सहमत नहीं है। खेतीहारों को भूस्वामी और को सुरक्षित रखने की नीतियां बना दी गई थी। या ऑप्शन डी आपसे कहता है कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों को धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को सम्मान का निर्णय ले लिया था। अब आप बताइए तीनों में से क्या हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो अंग्रेज घबराए हुए थे, इसीलिए इन्होंने कहा था भैया इनके धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को सम्मान करो, क्योंकि 1857 क्रांति ने हमारी नींव हिला दी है। पहली बात तो ये सही है। ये भी सही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सारे अधिकार जो थे ये क्राउन के हाथों में चले गए थे, है ना, डायरेक्टली यहाँ पे क्राउन के हाथों में चले गए थे, जो इंग्लैंड का क्राउन था। ये भी सही है। अब ये कह रहे हैं कि अनुपात को कम कर दिया था। मैं आपको बताऊं, बढ़ाया नहीं था, कम कर दिया था। इसमें क्या था, यूरोप के सैनिक बढ़ा दिए गए थे और भारतीय सैनिकों को कम कर दिया गया था। तो भारतीय सिपाहियों को कम किया गया था, इसलिए कथन गलत है। खेतीहारों को भूस्वामी के सुरक्षित नहीं, ऐसी कोई नीतियां यहाँ पे बनाई नहीं गई थी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ए और डी सही जवाब है। बाकी के तथ्य उतने सही नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए हम आगे चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करेंगे। 1720 की घटना आ जाती है जब ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत में छापे गए सूती कपड़े की छीट के इस्तेमाल में पाबंदी लगा दिया था। तो इस कानून को पारित किया था। ये कानून क्या था, देखिए ये घटना थी 1720 की। कब की थी घटना, 1720 की थी। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इंग्लैंड में भारत में छापे गए सूती कपड़ों की छीट पे पाबंदी लगा दिया गया। इसके लिए उन्होंने एक कैलिको अधिनियम पास किया। अब ये कैलिको अधिनियम पास किया और इन्होंने क्या किया, ये कैलिको अधिनियम क्या था कि भैया जो सूती कपड़े की छीट का इस्तेमाल इंग्लैंड में नहीं होगा, उसमें पाबंदी लगा दी इन्होंने। सूती वस्त्र जिसे पुर्तगाली
और यूरोप में जाने लगे थे। चलिए एक अलग बात है, पर यहाँ पे सही है जो कैल्को अधिनियम एक राइट आंसर है। इसकी व्याख्या और कभी देखेंगे, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से आता है, कुछ कथनों पे आपको विचार करना है। बिरसा मुंडा के विषय में कथन है, हालांकि एनसीईआरटी का जो सेशन चल रहा है उसमें मैंने बिरसा मुंडा के विषय में आपको पढ़ाया था। ठीक है, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामी महाजन मिशनरियों के सहयोग किया है। भाई किया है तो नहीं सॉरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामी महाजन मिशनरियों का सहयोग किया। चलो देखते हैं। अंग्रेजों की भूनीतियां मुंडाओं के परंपरागत भूस्वामी को नष्ट कर रही थी। देखिए दूसरा कथन तो ठीक ठाक ही लग रहा है। हिंदू भूस्वामी महाजन मुंडाओं जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी मुंडाओं यहाँ पे परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। अब देखिए हो क्या रहा है, समझिएगा यहाँ पे बात। जो बिरसा मुंडा थे ना, ये मुंडा जनजाति में इनका जन्म हुआ था और ये चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़े और पूरे समाज को उत्थान दिलाएं। ऐसा माना भी जाता था कि बिरसा मुंडा का जन्म ही अंग्रेजों से उत्थान दिलाने के लिए हुआ है। इनकी जनजाति मानती थी मुंडा जनजाति। अब बिरसा मुंडा जनजाति अंग्रेजी सरकार का कभी सहयोग नहीं करते थे, इनका पूर्णतः विरोध करते थे। हिंदू भूस्वामी का भी, महाजनों का भी विरोध करते थे। वो कहते थे कि बिरसा मुंडा जो जनजाति है उनके पास जिस तरह के भूस्वामी के अधिकार थे वो उन्हें वापस किए जाने चाहिए। तो इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो अंग्रेजों की भू नीतियों को, मुंडा के परंपरागत भूमि को नष्ट कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। अब इनको टैक्स नहीं देते थे तो ये इनकी पुश्तैनी जमीन ले लेते थे। तो इस तरीके से ये काम करते थे। तो भैया ये तो हो रहा था। और भूस्वामी महाजन भी इनकी जमीन छीनते थे और मुंडा परंपरागत संस्कृति की आलोचना भी करते थे। ये बात पूर्णतः सत्य है। तो भैया आपका कथन ए जो है वो गलत है और बी सही है। बी सही है और ए गलत है। आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको व्याख्या दी उसके आधार पर आप देख सकते हैं। अलीगढ़ आंदोलन कब आरंभ हुआ था? अब देखिए अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ होता है 1875 में। कब होता है भैया? 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ होता है। अलीगढ़ आंदोलन में धार्मिक रीति रिवाज और अंधविश्वास की प्रवृत्ति में रोक लगाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन आता है। इस आंदोलन के माध्यम से जो मुस्लिम होते हैं इनको शिक्षित करने की व्यवस्था की और दृष्टिकोण के ऊपर अपील करते हैं कि भैया अधिक से अधिक मुस्लिमों को शिक्षित किया जाए और इनकी शिक्षा और रोजगार का प्रसार किया जाए। तो ये यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन होता है। इस आंदोलन को सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया जाता है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया जाता है। ये भी थोड़ा सा आप फोकस करेंगे। निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की? देखिए आर्य समाज की जो स्थापना हुई है ये भी 1875 में हुई है। कब हुई है भैया? 1875 में हुई है। ध्यान रखिएगा 1875 में हुई है आर्य समाज की स्थापना। अब यहाँ पे मुंबई में हुई है। कहाँ हुई है? मुंबई में। और किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। देखिए यहाँ पे आर्य समाज जो था ये थोड़ा सा हिंदू धर्म से अलग जाना चाहता था। हिंदू धर्म में जो एक प्रकार का भेदभाव है, जाति ऊंच नीच की भावना है, इसे खत्म करके आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। जहाँ सभी धर्मों सभी जाति आदि का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई छुआछूत नहीं होती, जातिगत भेदभाव नहीं होता है। तो इसके लिए आर्य समाज आता है। याद रखिएगा, बड़ा अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए एक राइट आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे चलते हैं। अब एक कॉलम आपको सामने दिया हुआ है। ये कॉलम को आपको मैच करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इसमें इसका आंसर सही दे पाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार इसका भी लेंगे, ठीक है। तो एक बार गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि ऐप में जरूर विजिट करें। एनसीईआरटी का नोट्स भी है, मात्र 99 रुपीज़ का है। वो अभी हम लोग कुछ ही समय के लिए उसको 59 रुपीज़ का भी हम करेंगे, तो उस समय भी आप परचेस कर लीजिएगा। तो ध्यान इसमें बनाए रखें एनसीईआरटी नोट्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और इस सीरीज को जितना सपोर्ट करोगे उतनी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो ये सीरीज क्या होती है? क्लोज हो जाती है। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि भाई सपोर्ट आपको दिखाना है, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना है। वीडियो में क्या कमियां लग रही है ये भी बताना है, क्या अच्छा लग रहा है ये भी आपको बताना है। तो चलिए आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का रहेगा मुझे बेसब्री से इंतजार। फिलहाल आज के लिए इतने। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।